हेलो स्टूडेंट्स, हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रेजिस्टेंस को पढ़ रहे थे। रेजिस्टेंस की जो भी प्रॉपर्टीज़ है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो फार्मूला निकल के आया था R = ρL/A, ठीक है। ये फार्मूला हमने स्टडी किया था। रो का एक फार्मूला ये था कि E/J, ठीक है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, J करंट डेंसिटी है। अब इसी से कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं हम, इसके बाद जस्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस। ध्यान समझिए। ठीक है, ये एक क्यूब हो गया जिसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दिया हुआ है, जिसमें मान लीजिए कि ये इसकी जो यहाँ से ये है वो A है, ठीक है, ये, और ये यहाँ से इसकी जो हाइट है वो B है। 1 मिनट। देखिए, ये एक घनाभ है, ठीक है, जिसकी जो लंबाई है, लंबाई L, वो B है, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है B, ब्रॉड चौड़ाई इसकी जो है कि आपका C है, और जो हाइट है, ऊंचाई है, वो आपका ऊंचाई क्या है, ये ध्यान रखिएगा। लंबाई इसका A है, ये ऊंचाई इसकी B है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है। ये एक घनाभ है, घन नहीं है, घनाभ जिसको बोलते हैं, घनाभ। ये जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब हमें ये निकालना है कि यदि इसका करंट का डायरेक्शन, पहले हम मान ले रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन जो दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान समझिए। पहले जो मान रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन, मान के चलिए कि हम इधर से करंट एंट्री कर रहे हैं इस साइड से, और करंट इस साइड से निकल रहा है, ठीक है। ये हम मान ले रहे हैं कि R1 है, तो उस समय रेजिस्टेंस क्या होगा इसका। तो सॉल्यूशन देखिए, R1 बराबर रो वही होगा। हमें करंट की लंबाई लिखना है जहाँ से करंट एंट्री करता है और करंट निकलता है, लेंथ वो हमेशा रहेगा, ठीक है, जहाँ से करंट एंट्री करेगा और जहाँ से करंट निकलेगा, L। और वो क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट की एंट्री होती है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, ठीक है। ये घनाभ का क्वेश्चन आपका सॉल्व करेगा समझने में कैसे हम लेते हैं L और कैसे लेते हैं A। तो ध्यान रखिए कि यदि इस वाली सतह से करंट एंट्री कर रहा है, ये वाली जो सतह है, ठीक है, ये सतह से करंट एंट्री कर रहा है और इस सतह से करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया यही होगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, A बराबर, ध्यान दीजिए, A बराबर क्या लिखेंगे, A बराबर के लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि B/C, यही तो है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसके लिए B/C हो गया। और L क्या लेंगे, L करंट जहाँ से एंट्री किया और जहाँ तक जा रहा है उसकी लंबाई लेंगे। तो यहाँ से करंट एंट्री किया है, यहाँ तक पहुँचा है, तो उसकी लंबाई क्या है, ये हो गया A। तो R1 जो निकल के आएगा, R1 बराबर के वो हो जाएगा रो, L का मान A होगा, और आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो होगा क्या, BC। ये ठीक है। सेकंड, ये तो पहला था, फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, ध्यान समझिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। यदि हम करंट को यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक है, यहाँ से, और करंट यहाँ से निकल रहा है,
करंट यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो इसको मान ले रहे हैं कि ये है आपका R2, ठीक है, R2 है। फिगर ध्यान समझिएगा। अब इसके लिए हम लिख रहे हैं R2 का मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। R2 का फार्मूला तो वही होगा रो L बाई के A, R2 बराबर के रो वही होगा, सेम मटेरियल का सेम होता है। L क्या लंबाई, यहाँ से करंट एंट्री कर रहा है यदि इस वाली सतह से, ठीक है, और इस वाली सतह से निकल रहा है करंट, ये वाली सतह से, ठीक है, पूरा का पूरा ये सतह ऐसे, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसका होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो A इंटू सी, तो ये हो गया A इंटू सी। और जो हाइट है यानी कि जो ये यहाँ से एंट्री किया यहाँ पे निकला, तो ये आपकी B हो जाएगी, इसकी टोटल क्या लंबाई, तो B हो गई है इसकी लंबाई। अच्छा, एक चीज़ आप समझ रहे हैं कि एक चीज़ इसमें क्या हो रहा है कि करंट का डायरेक्शन बदलने से एक ही सेम मटेरियल में, मटेरियल के कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंजेज नहीं किया जा रहा है, लेकिन करंट का डायरेक्शन बदलने से रेजिस्टेंस का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो यही मेन आपको बताने का कंसेप्ट था। करंट का डायरेक्शन यदि आप सेम मटेरियल हो, मटेरियल में कोई चेंजेज मत करिए, लेकिन करंट का डायरेक्शन यदि आप बदल दीजिए तो करंट का डायरेक्शन जैसे बदल जाएगा वैसे आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान बदल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। एक तो आप जान गए कि लंबाई को घटाने बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है, और दूसरा आपका चौड़ाई ये घटाने बढ़ाने से घटता बढ़ता है, और तीसरा निकल के आएगा एक आपका करंट डायरेक्शन। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, यदि डायरेक्शन ऐसे कर दिया जाए, यहाँ से ऊपर से, इसकी ऊपरी सतह से, ठीक है, ऊपरी सतह से यदि करंट यहाँ बना रहे हैं, ध्यान समझिएगा फिगर, वही है घन, ठीक है, लंबाई चौड़ाई सब ऊंचाई इसका सेम है। अब इसमें ध्यान दीजिए, करंट को हम यहाँ से ऊपरी सतह से, इस वाली सतह से, ठीक है, ध्यान दीजिए बना रहे हैं, इस वाली सतह से जो ऊपर का सतह है उससे करंट की एंट्री करा रहे हैं, उससे करंट क्या हो रहा है, जा रहा है इस वाली सतह से, ठीक है, और इसके जस्ट पीछे वाली सतह से करंट निकलेगा यहाँ से। तो यदि ध्यान दीजिए कि यहाँ से हम करंट एंट्री करा रहे हैं, यहाँ से अंदर की तरफ, ठीक है, और उधर से करंट क्या होगा, बाहर निकलेगा इस वाली सतह से। तो यदि इसको माने कि ये R3 है, तो R3 का मान यदि आप निकालेंगे कि R3 का मान क्या होगा, तो R3 बराबर लिखते हैं कि R3 बराबर के रो तो सेम होगा, ठीक है, लंबाई कितनी होगी, यहाँ से करंट एंट्री करके यहाँ तक यदि जा रहा है तो लंबाई उसकी क्या होगी, C होगी, तो C बटा के क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगी, ये C, ये होगा ना, ये और ये इसकी, ये और ये, तो ये क्या है, A है, और ये क्या है, B है, तो ये हो जाएगा आपका AB। ठीक है, अब ये पढ़ने के बाद आपको इतना कंफर्म हो जाना चाहिए कि करंट का डायरेक्शन चेंज करने से सेम मटेरियल भले हो, ठीक है, रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट लिख लीजिएगा, having same material, but change the direction of current, then the resistance value change, ठीक है। इसका मतलब है कि भले सेम मटेरियल हो, लेकिन करंट का डायरेक्शन आप चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस का मान भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
तो इसका मतलब कि जो आप ये ध्यान रखिएगा, जो L था, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझ में आना चाहिए कि हमने जो R बराबर के रो L/A पढ़ा है, ये वास्तव में L लेंथ ऑफ मटेरियल ना होके ये वास्तव में वह लेंथ है जहाँ करंट एंट्री करता है और निकलता है, यानी कि लेंथ ऑफ करंट ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ करंट, या सफरिंग करंट लिख सकते हैं, जहां तक करंट सफर करता है, सफरिंग करंट, करंट इन मटेरियल, इन मटेरियल। और ए को यदि देखा जाए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ करंट इंटर करंट इंटर, ठीक है। करंट जो इंटर कर रहा है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और एग्जिट इन मटेरियल। क्यों? क्योंकि आप ये कह सकते हैं एक तरीका से कि हमने एल को यदि चेंज कर रहे हैं, एल का मान चेंज हो रहा है, सेम मटेरियल है जबकि, ठीक है, यानी करंट का हमने डायरेक्शन बदला तो एल चेंज हो गया, तो एल चेंज होने से द डायरेक्शन ऑफ करंट, यदि एल चेंज करने की बात किया जाए सेम मटेरियल में तो हम समझ लीजिए कि द डायरेक्शन ऑफ करंट हैव चेंज, यानी कि द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ये सेम मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, सेम मटेरियल। तो मेन कंसेप्ट आप ये याद रखेंगे इसको, ठीक है, ये वाला कि हैविंग सेम मटेरियल बट चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट द रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज, ठीक है, रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज हो जाएगा यदि करंट का डायरेक्शन आप चेंज करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन से पहले कुछ कंसेप्ट समझ लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लिख लीजिए, द रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, ध्यान समझिएगा, मटेरियल लेंथ कामा क्रॉस सेक्शनल एरिया and the direction of current, और कामा एक है टेम्परेचर। इसको भी पढ़ा नहीं गया, इसको भी पढ़ा जाएगा, बाकी सब आप समझ गए कैसे लेंथ पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कैसे क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, और द डायरेक्शन ऑफ करंट की दिशा पे भी कैसे डिपेंड करता है, ये भी आप सीख गए। द डायरेक्शन ऑफ करंट का कैसे रेजिस्टेंस बदलता है। एक आपका रह गया टेम्परेचर, इसको भी देखा जाएगा। ये नेक्स्ट कंसेप्ट, द रजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड
टेम्परेचर ओनली। ठीक है, जो आपकी रजिस्टिविटी वो डिपेंड करता है बस किस चीज़ पे, मटेरियल बदल जाएगा यदि तो वो डिपेंड रजिस्टिविटी का मान बदल जाएगा, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये भी अभी पढ़ेंगे आगे कि टेम्परेचर कैसे चेंजेज होता है, तो कैसे ये सब सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में देखिएगा एग्जाम्पल। देखिए, एक हमने खोखला बेलन लिया हुआ है, ये, और ये यहाँ से इसकी लंबाई हो गई L, ठीक है। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ये इसकी जो लंबाई है वो है L। ठीक है, और ये ऐसे पूरा खोखला है अंदर तक ऐसे करके, फिगर को अच्छे समझिएगा ये। ठीक है, अब ये यदि इसका सेंटर मान लिया जाए यहाँ पे इस वाले पॉइंट को, तो यहाँ से जो इसका टोटल का जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है वो है R1 या इसको R2 बोल सकते हैं, और यहाँ से लेके जो छोटा वाला है वो आपका हो जाएगा R1। अब ये पूछा है कि इसकी यदि रजिस्टिविटी रो है तो इसका रजिस्टेंस क्या हो जाएगा यदि करंट का डायरेक्शन आपका ये है, इधर से इस साइड की तरफ ऐसे। ठीक है, करंट का इधर का डायरेक्शन, तो रजिस्टेंस निकालेंगे तो आप जानते हैं फार्मूला कि R इक्वल टू के रो L बाई क्या होता है A। लेंथ वो लेंथ लेते हैं जो लेंथ करंट जहाँ से एंट्री करता है जहाँ निकलता है। सोचिए कि लंबाई तो यही होगी इसकी, सेम है, तो लंबाई वही लिखेंगे रो L बाई। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो लिखेंगे, ध्यान समझिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जहाँ से करंट केवल जाता है। तो सोचिए कि यदि खोखला है तो ये तो मटेरियल है ही नहीं, मटेरियल सिर्फ ये है, ये जो हैचिंग कर रहा है ये केवल मटेरियल है जिसमें करंट जा रहा है ये। ठीक है, ये मटेरियल है। तो सोचिए कि टोटल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो होगा आपका टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। ध्यान दीजिए, लिख रहे हैं यहाँ पे, यदि हम कहें कि 80 टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो होगा पाई R2 स्क्वायर टोटल का, और जो खोखला है उसको माइनस कर दें, यानी कि अब जो एरिया होगा जिसमें केवल करंट जाएगा A बराबर के इस वाले में से पाई R2 स्क्वायर में से माइनस कर दे रहे हैं पाई R1 को। तो जो एरिया ये बच गया ये वो एरिया है जहाँ से करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है या जा रहा है, पाई 2 स्क्वायर माइनस के R1 स्क्वायर। ये उठा के यहाँ एरिया रख देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस के R1 स्क्वायर। ये हो गया इसके रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। क्लियर हुआ, करंट का डायरेक्शन इधर से इधर था, लंबाई सेम था, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है हमेशा कि रेजिस्टेंस निकालते समय बहुत ही केयरफुली आपको देखना ये है कि कभी भी जैसे रेजिस्टेंस आप निकालेंगे तो लेंथ ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ से करंट एंट्री कर रहा है और जहाँ से करंट निकल रहा है, ये देखिए एंट्री का सिंबल ऐसे होता है, पढ़े होंगे तो पता है आपको, ये हो गया, ये निकल रहा है। ठीक है,
अब समझिए कि ये सिंबल होता है करंट का एंट्री का, ये निकलने का, करंट वहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है और वहाँ से अंदर जा रहा है। जैसे यहाँ हम सिंबल बनाएं, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ सिंबल बनाएंगे, करंट यहाँ से एंट्री किया है और यहाँ से करंट क्या हुआ, निकला है। अब सोचिए करंट यदि एंट्री करते समय करंट की लंबाई सेम हो, यहाँ से जितनी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक करंट एंट्री किया, यहाँ से निकल, लंबाई सेम है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप लंबाई को R इक्वल टू रो एल बाई ए वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है इसी में कि दूसरी कंडीशन में ये है कि यदि मान के चलिए कि आपका जो एंट्री करने वाला और जो निकलने वाला पॉइंट है और उस वाले पॉइंट पे भी आपका यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ए सेम है, यहाँ भी ए सेम है, तो फार्मूला आप R इक्वल टू के रो एल बाई यूज कर सकते हैं। यदि सेम नहीं है तो उसके लिए आपको ध्यान से लगाना पड़ेगा क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, बाकी सारे ये सब कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिया है कि ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब कि एक समान क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जहाँ से करंट एंट्री कर रहा है वहाँ उस पॉइंट पे, और जहाँ से करंट निकल रहा है उस पॉइंट पे, और बीच में भी, यानी कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। हैज रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R ओम है, जिसका रेजिस्टेंस R ओम है। इफ़ यदि ड्रॉ 3 टाइम्स द लेंथ, यानी कि उसकी जो लंबाई है 3 गुना खींची जा रही है, बट द लेकिन वैल्यूम, यानी कि उसका जो आयतन वो रिमेन कांस्टेंट है, आयतन में कोई परिवर्तन, जितना आयतन है उसका उतना ही आयतन होगा। अब दिया कि व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अब ध्यान रखिए यहाँ पे कैसे इसको लगाते हैं, बाकी इसका ट्रिक भी है कि आप कैसे डायरेक्ट इसको समझ जाएंगे। ध्यान दीजिए, देखिए देखा जाए पहले, यदि ये वायर है, वायर जिसकी लंबाई क्या है, एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, तो यदि R ओल्ड निकाला जाए, पुराना वाला रेजिस्टेंस यदि निकाला जाए, तो रो एल बाई क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इसकी लंबाई को क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है और 3 टाइम्स इसको बढ़ा दिया जा रहा है। आयतन विल भी, यदि देखा जाए पहले का आयतन V ओल्ड बराबर के V न्यू, ये आयतन तो सेम है, बोला है कि आयतन रिमेन पे कांस्टेंट, नहीं भी बोलता है तो आप समझ जाएंगे कि आयतन कांस्टेंट ही है, कोई मटेरियल न तो इसमें एक्स्ट्रा से जोड़ा गया है, न तो कोई मटेरियल को एक्स्ट्रा से घटाया गया है, तो आयतन तो विल भी सेम होगा। तो आयतन वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा देना, बाकी अब ट्रिक जब लगाएंगे तो उसको डायरेक्ट कर लेंगे, आयतन में कोई वो नहीं करेंगे। आयतन का इसका क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लंबाई, तो पुराना वाला क्या हो जाएगा, ए बाई ए इंटू एल, नया वाला क्या होगा, न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए न्यू इंटू लंबाई पहले वाले की तुलना में 3L हो जा रही है लंबाई, L से L कैंसिल आउट, तो जो ए न्यू निकल के आएगा वो होगा आपका पुराने वाला ए का 3rd हिस्सा। इसका मतलब कि यूनिफॉर्म, यदि लंबाई को 3 गुना आपने किया तो क्रॉस सेक्शन एरिया घट गया बाई 3 हो गया। इसका मतलब कि यदि लंबाई को हमने तो ये ध्यान रखिएगा कि लंबाई यदि घटाएंगे बढ़ाएंगे उस हिसाब से क्रॉस सेक्शन एरिया आपका बढ़ेगा या घटेगा। तो अब R न्यू लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, R न्यू इक्वल टू के रो तो सेम होगा, रो लंबाई इसकी कितनी हो गई है, 3 गुना 3L बटे के क्रॉस सेक्शन एरिया A बाई 3 हो गया है। तो R न्यू जो निकल के आया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 3 रो एल बाई ये पुराना वाला R ओल्ड, तो R न्यू बराबर के 9R ओल्ड, यानी कि पहले की तुलना में जो रेजिस्टेंस है वो 9 गुना बढ़ जाएगा। ये ठीक है, 9 गुना बढ़ जाएगा। या कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर
कुछ क्वेश्चंस है, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल जो इसका थोड़ा बहुत बचेगा तो उसको अगले लेक्चर में देख लिया जाएगा। तो न्यूमेरिकल के लिए देख लिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप इतना जितना कंसेप्ट बताया गया आप उसको ध्यान से समझेंगे और ध्यान से कंसेप्ट तैयार करेंगे, और बाकी इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर है उसको भी देखते हुए चलते हैं हम, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर होता चले। ठीक है, देखिए ध्यान समझिए। क्वेश्चंस अलोंग विथ देयर आंसर अबाउट रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी, ये क्वेश्चंस चार्ट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको लिखा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन में ये है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है। तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे कि रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन अफोर्ड बाई ए मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, जो मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने का जो विरोध करेगा वो आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द एसआई इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ, कैसे इज रेजिस्टेंस कैलकुलेट, कैसे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। तो अब इसका जो है कि आंसर समझिए। दिया है कि रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग वोल्टेज बाय करंट यूजिंग द फार्मूला R इक्वल टू VI। ये यदि कह रहा है कि आपको यदि वोल्टेज पता है और करंट पता है तो वोल्टेज से करंट को यदि आप डिवाइड कर देते हैं तो उस सर्किट का हमें रेजिस्टेंस का मान क्या होगा पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड करंट इन ए सर्किट। ठीक है, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। ठीक है, तो देखिए आंसर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, एज रेजिस्टेंस इंक्रीज करंट डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल के 1/I है। ठीक है, ये रिलेशन है। ये रिलेशन कहने का मतलब क्या है कि यदि आप रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाते जाएंगे तो करंट का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, करंट का मान घटेगा। और यदि रेजिस्टेंस को घटाते जाएंगे तो सर्किट में करंट का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये रिलेशन होता है इसका यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का, इसको ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में इसको भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी को डिफाइन कीजिए। तो क्या बोलेंगे आप, ये सब पढ़ाया गया है, पीछे तक पढ़ाया गया, उसी में सब टाइपिंग करके अच्छे से जो क्वेश्चन है उसको छाट के लिखा गया है। रजिस्टिविटी इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रांगली इट रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब यह है कि ये मटेरियल का एक स्पेसिफिक यानी एक विशिष्ट प्रॉपर्टीज है, गुण है, जो ये बताता है कि आपका करंट कितने मात्रा से रजिस्ट होगा। रजिस्ट माने रुकावट पैदा होगी उसमें, यानी वही है कि ये विशिष्ट रेजिस्टेंस है जिस समय L का मान 1 मीटर और A का मान 1 मीटर रखा जाता है, उस समय जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वही आपकी क्या कहलाती है, रजिस्टिविटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। तो द SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ये आपको बताए थे, ओम मीटर, ओम का सिंबल ऐसे है, ओम मीटर। हाउ इज द रजिस्टिविटी रिलेटेड टू रेजिस्टेंस एंड द डायमेंशन ऑफ ए कंडक्टर। बोला कैसे रजिस्टिविटी रिलेट करता है रेजिस्टेंस से और डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लंबाई और डायमेंशन लंबाई और क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो आंसर समझिए, आंसर इसका रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी, यानी कि R प्रोपोर्शनल L है, एंड द लेंथ L कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, द फार्मूला R इक्वल टू ये। तो एक तो यदि देखा जाए कि रजिस्टिविटी कैसे रेजिस्टेंस से रिलेट करता है टू रेजिस्टेंस और लेंथ और कंडक्टर से, तो एक तो फार्मूला ये आपका हो गया, और रो बराबर आप निकालेंगे यदि तो ये आ जाएगा, ध्यान दीजिए इसको ऐसे,
ये आर इक्वल टू रो एल बाई ए है, और यदि रो का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ए बाई के एल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल हैज द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी अमॉन्ग कॉमन कंडक्टर, मतलब कि वो कौन सा मटेरियल है जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस का मान रखता है। तो अमॉन्ग कॉमन कंडक्टर टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन हैज ए हाईएस्ट रेजिस्टिविटी, ये सब याद करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, अब ये इसको पढ़ना है, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा, नेक्स्ट टॉपिक है ये, नेक्स्ट टॉपिक, तो बस इसको देख लीजिए। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ हाउ मच मटेरियल रेजिस्टेंस चेंज विथ टेम्परेचर, तो ये भी बात करेंगे हम आगे। क्वेश्चन, इन विच टेम्परेचर रेंज डज द रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट कंडक्टर इंक्रीज विथ टेम्परेचर, ये दिया है कि कौन सा टेम्परेचर वो रेंज है जिसमें रेजिस्टेंस मोस्ट कंडक्टर इंक्रीज विथ टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो इसको बोलेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट कंडक्टर इंक्रीज विथ टेम्परेचर इन ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी रेंज। ये भी क्या होता है, ये भी जस्ट आपको आगे पता चलेगा कि पीटीसी क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर, तो द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर शोइंग द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बिहेवियर। एक तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यदि एनटीसी बोलें तो इसका मतलब ये समझ जाइए आप कि टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, घटेगा, और यदि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और रेजिस्टेंस भी बढ़ता है तो वहाँ पीटीसी कंडीशन फॉलो करता है, एनटीसी कंडीशन यहाँ फॉलो करता है, ये सेमीकंडक्टर में भी फॉलो करता है, सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइंड द सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी को आपको डिफाइन करना है। तो सुपर कंडक्टिविटी ध्यान दीजिए, सुपर कंडक्टिविटी इज ए फिनोमिना वेयर सर्टेन मटेरियल एक्सवाइट जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस व्हेन कूल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब ये कह रहा है कि जिस समय किसी भी मटेरियल का R इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि ये आपका सुपर कंडक्टर बन गया, सुपर कंडक्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर बोलेंगे इसे, ठीक है। ये होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, उसकी बाद में बात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए सुपर कंडक्टिविटी, दिया है कि द क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर बिलो विच ए मटेरियल बिकॉम द सुपर कंडक्टर, जिसमें सुपर कंडक्टर बन जाता है जहाँ पे R इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। इट वेरियस डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, इसका मान वेरी करता है, डिपेंड करता है मटेरियल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज सुपर कंडक्टिविटी इम्पोर्टेंट इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, मतलब क्यों सुपर कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में। तो सुपर कंडक्टिविटी, ये ध्यान रखिएगा, सुपर कंडक्टिविटी का मतलब कि वो मटेरियल जिसका R 0 है, allow for the efficient transmission of electricity without any energy losses due to resistance। अब जानते हैं कि रेजिस्टेंस की वजह से ही जो लॉसेस होता है I²R, और लगभग ट्रांसमिशन लाइन में ये लॉसेस 30% लॉसेस हो जाते हैं, 30% लॉसेस होते हैं भारत में। तो ये लॉसेस यदि आप R 0 हो गया तो ये लॉसेस सीधा सीधा घट जाएगा, तो ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द थिकनेस ऑफ ए वायर अफेक्टेड इट्स रेजिस्टेंस, थिकर वायर हैव लोअर रेजिस्टेंस कंपेयर टू थिनर वायर एज्यूमिंग द सेम मटेरियल एंड लेंथ। मतलब थिकर का मतलब यदि मोटा, मोटा का मतलब क्या है, ए मोटा, ए ज़्यादा है तो R क्या होगा भाई, कम होगा। यदि थिनर का मतलब पतला, ए का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो R क्या होगा, ज़्यादा होगा, वही है, ठीक है। वो चीज़ सब पढ़ाने के बाद ये सब आपके सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर। द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस स्टेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड रेजिस्टिविटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब इसी फार्मूलों को R/L/A को डिफाइंड किया गया है कि जो आपका R है प्रोपोर्शनल इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो
और जो आर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, और जो आर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इन सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम। सीजीएस में क्या होगा, रजिस्टिविटी का तो आपने देखा था ऐसे ओम मीटर, तो ओम तो ओम ही रहेगा, मीटर सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी सीजीएस सिस्टम ओम सेंटीमीटर, यानी कि ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, या तो एमकेएस पद्धति हो, या एसआई सिस्टम हो, या सीजीएस सिस्टम हो, ये सारे जो भी सिस्टम है ओम चेंज नहीं होगा, ओम सेम होगा। विच मटेरियल हैज लोवेस्ट रजिस्टिविटी अमॉन्ग कॉमन कंडक्टर, सिल्वर, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। सिल्वर हैज लोवेस्ट रजिस्टिविटी अमॉन्ग कॉमन कंडक्टर, यानी कि सिल्वर का जो रजिस्टिविटी होता है वो लो होता है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सुपर कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन आइडियल सुपर कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इन आइडियल सुपर कंडक्टर है जीरो रेजिस्टेंस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जीरो केल्विन पे, जीरो केल्विन ये आपको बताए थे कि माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस पे जो आर होगा वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। आर जीरो हो जाएगा तो उस समय सुपर कंडक्टर की कंडीशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर एलॉय प्रीफेयर ओवर द प्योर मेटल इन सर्टेन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। इसका कहने का मतलब क्यों मिश्र धातु को प्रीफेयर किया जाता है प्योर मेटल की तुलना में इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में। तो एलॉय आर प्रीफेयर ओवर प्योर मेटल, यानी कि एलॉय मिश्र धातु को प्रीफेयर किया जाता है प्योर मेटल धातु के जगह पे ड्यू टू देयर उनका हायर रजिस्टिविटी, हायर मेकिंग देम सुटेबल फॉर एप्लीकेशन वेयर हायर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे हायर रेजिस्टेंस की रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे इसको लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द टेम्परेचर अफेक्टेड द रजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल। इन जनरल द रजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज विथ टेम्परेचर रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। मतलब ये पूछा है कि आपका रजिस्टिविटी कैसे एक मेटल का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आर प्रोपोर्शनल रो है तो जैसे जैसे आर मेटल का आप जानते हैं कि आर यदि बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि हम उसका टेम्परेचर भी क्या कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे, तो उसकी रजिस्टिविटी भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। और रजिस्टिविटी आप ध्यान दीजिएगा कि रजिस्टिविटी केवल आपका मटेरियल के लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड ना करके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज सीमेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अभी जस्ट वहाँ पे मिलेगा हमें, ठीक है। रेजिस्टेंस जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे कंडक्टेंस आएगा एक टॉपिक। तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सीमेंस पर यूनिट, ठीक है, सीमेंस पर मीटर है, या इसको आप बोलेंगे मोहू, मोहू पर मीटर, ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। द रजिस्टिविटी रो एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हायर रजिस्टिविटी मीन्स लोअर कंडक्टिविटी एंड वाइस वर्सा। मतलब कि ये आपका रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 के सिग्मा, या रो बराबर के 1 सिग्मा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि रो का मान यदि आपका बढ़ता है तो सिग्मा क्या होगा, घटेगा, और यदि रो का मान घटता है तो सिग्मा आपका क्या होगा, बढ़ेगा, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द शेप ऑफ कंडक्टर अफेक्टेड इट्स रेजिस्टेंस। मतलब कैसे उसकी आकृति, कंडक्टर की आकृति रेजिस्टेंस को प्रभावित करती है। तो द शेप ऑफ कंडक्टर डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस एज लॉन्ग एज इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया रिमेन कांस्टेंट। हाँ, शेप ध्यान रखिएगा, शेप आकृति कोई मतलब नहीं रखता है यदि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ रिमेन कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। अब ये नहीं कि सेम लेंथ को हमने ऐसे बना दिया तो उसका आर कुछ बदल जाएगा, ये ऐसे है तो आर बदल जाएगा, नहीं, उसके शेप पे नहीं डिपेंड करेगा, जबकि लंबाई और उसकी चौड़ाई या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, सेम हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट आज के सेशन का क्वेश्चन, बाकी और 25 क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में उसको करा देंगे। व्हाट हैपन द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इफ इट्स लेंथ इज डबल। अब ये देखिए, इसको ध्यान समझिए कि व्हाट हैपेंस क्या होगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर यदि उसकी लंबाई को डबल दोगुना कर दिया जाए। लंबाई यदि दोगुना कर दिया जाए, ध्यान दीजिए, आर इक्वल टू, अभी बताए थे आपको पीछे, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, लंबाई को दोगुना किया जा रहा है, ठीक है, लंबाई दोगुना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बाई 2 हो जाएगा, तो आर हो जाएगा 4r ओल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये लंबाई ऐसे लिखेंगे इसको, ये 2l हो जाएगा तो ये a/2 हो जाएगा, तो 2 से जाके गुणा हो जाएगा। तो इफ़ द लेंथ वायर डबल इट्स रेजिस्टेंस आल्सो डबल अज्यूमिंग द कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेजिस्टिविटी। हाँ, ये ध्यान रखेंगे, यदि ये शब्द बोल दिया है कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेजिस्टिविटी, ये कांस्टेंट है, घट बढ़ नहीं रहा है, तब तो दोगुना ही होगा। यदि बोलेगी क्रॉस सेक्शन एरिया, ना बोलेगी आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, तब क्या हो जाएगा, तब 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो बाकी आप ये क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान से अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। 25 क्वेश्चंस आपको जो करवाए हैं वही पीछे के जितने लेक्चर हैं उन्हीं लेक्चरों से ये सारे क्वेश्चन निकलवाए गए हैं। बाकी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे, क्वेश्चन आप रिवाइज करते रहिए और बाकी जो भी कंसेप्ट है आपको बताया जा रहा है उसको आप क्लियर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।